ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। आज एक हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको चाहे जिस स्तर की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का निराकरण आप कर लेंगे। तो आपके 1 से 2 नंबर केवल इस वीडियो से ही बन जाएंगे। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, निर्माण की प्रक्रिया में कई देशों के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई जो भारतीय संविधान में समाहित की गई। हालांकि कुछ लोग इसको उधार का थैला कहते हैं, लेकिन इस मामले में डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। उन्होंने कहा कि जो शासन व्यवस्था से संबंधित स्रोत हैं उन पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, उन पर किसी एक का अधिकार नहीं है। तो हमें किसी भी देश के संविधान से जो स्रोत हमारे लिए उपयुक्त हैं उनको लेने में कोई बुराई नहीं है। तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हुई उसमें आप सोचें कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी निसंकोच ग्रहण किया। तो इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए व्यवहारिक जीवन में किसी से अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको लेने में हमें कोई शर्म संकोच नहीं करनी चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इसके पहले हमने भारत का संवैधानिक विकास है उससे संबंधित एक बड़ा वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। उस वीडियो में आपको जो भारतीय संविधान के विकास की पूरी यात्रा है उसको 1 लाइनर प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख लें। वह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो देश हैं उन देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है कुछ देश के संविधान से प्रेरित है, विधि का जो शासन है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, आदि कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। आज सभी प्रश्नों का हम निराकरण इस वीडियो में करेंगे। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, संसदीय शासन पद्धति ली गई। जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है उसको लिया कहाँ से गया है, ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ जो शासन का प्रमुख होता है वो सम्राट होता है और हमारे देश में गणतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचित होता है। वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ जैसे लॉर्ड सभा है, कॉमन सभा है, निम्न सदन के रूप में वहाँ कॉमन सभा है और उच्च सदन के रूप में लॉर्ड सभा है। तो उसी तरह हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 के पैरा 3 में दिया गया है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से, क्योंकि जो लोअर हाउस है लोकसभा है, लोकसभा के प्रति ही मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर लोकसभा में मंत्रिमंडल का बहुमत नहीं है तो वह सत्ता में बने रहने का कोई उसका हक नहीं है। किसी भी मुद्दे पर लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि अब प्रधानमंत्री के साथ जितने कैबिनेट के मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों में से कोई एक मंत्री भी अगर
लोकसभा में हार जाता है, यानी लोकसभा उस मंत्री के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का यही मतलब है। तो अनुच्छेद 75 का पैरा 3 यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 का पैरा 3। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना। जैसे ब्रिटेन में एक नाम मात्र की कार्यपालिका है यानी सम्राट, और एक वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद, वैसे ही हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक प्रधानता है। इन औपचारिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्तियाँ कहाँ निहित है? मंत्रिपरिषद में निहित है, यानी मंत्रिपरिषद उन शक्तियों का वास्तविक उपभोग करता है। लेकिन शासन का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। एकल न्यायिक प्रणाली, भारत में एकल न्यायिक प्रणाली है। एकल न्यायिक प्रणाली का तात्पर्य ये है, जैसे भारत में आपको मालूम है कि संसदीय शासन प्रणाली तो अपनाई गई है, लेकिन भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अंतर समझ लें, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ संघ और राज्य में अलग अलग न्यायिक व्यवस्था होती है। आप समझें, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ राज्य और संघ की अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन यहाँ एकल न्यायिक प्रणाली अपनाई गई है। आप देखें, निचली अदालतों से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक एक क्रमानुसार सीढ़ी है। अंतिम सुनवाई कहाँ होती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो यहाँ पर एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आप एक तथ्य को ध्यान से सुने, क्योंकि इन्हीं सब से प्रश्न उठते हैं और वहाँ हम प्रश्नों का उत्तर देने में गलती कर जाते हैं। तो एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई है? एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ थोड़ा हम इन सब की थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी करते चलेंगे। जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया है, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि का शासन, जो विधि का शासन है, आप जानें, ब्रिटेन में जो विधि का शासन है ये माना जाता है किसी भी अन्य देश की तुलना में श्रेष्ठ है। वहाँ कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ विधि का शासन है। अगर आप देखें तो विधि की समझ समानता, विधियों का समान संरक्षण, दो चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ क्या है? विधि की समझ समानता है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता, फिर मामला आ गया एकल नागरिकता का। आप सोचिए, एकल नागरिकता क्यों है? जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, जैसा कि यूएसए में है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। हमने बताया जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर एकल नागरिकता होती है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ पर भारतीय जो संविधान सभा थी हट के कार्य किया है, इसीलिए कई देशों के संविधान से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन उसको अपने अनुसार, अपने अनुकूल उसको ढाला है। संघात्मक शासन व्यवस्था तो लिया अमेरिका से, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं लिया। यहाँ पर एकल नागरिकता लिया। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, जो विधायिका है, चाहे आप राज्यों में देखें चाहे केंद्र में देखें, जो इसके सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे न्यूज़ के माध्यम से विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया जाता है। विशेषाधिकार जो दिए गए हैं उनका अगर हनन होता है तो उसके लिए नोटिस जारी होता है। इसकी सुनवाई संबंधित जो सदन होता है उसका पीठासीन करता है। तो उनको कुछ जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, जो अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका क्या होगी? वह भूमिका ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, संसद हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो राज्यों में और केंद्र में दोनों में लगभग वैसे ही है।
वहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, तो राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है। वहाँ माननीय राष्ट्रपति हैं, यहाँ राज्यपाल है, वहाँ प्रधानमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री है। तो जो संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। तो इस प्रकार आप सोचिए ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, एक बार हम फिर से अवलोकन करते हैं। संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनी व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो ब्रिटिश संविधान है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं। इसका कारण भी है, कारण ये है जो हमारा देश प्लासी के युद्ध से लेकर के 1947 तक, यानी 1757 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, उसका असर पड़ना लाजमी था। तो हमारी जो व्यवस्था थी लगभग उन्हीं के अनुसार जैसा उन्होंने चलाया वैसे चल रही थी, तो उसके हम आदी भी हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश संविधान से बहुत सारी चीज़ों को लिया और उसको हूबहू लागू किया। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से आप एक स्रोत बहुत याद किए होंगे, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्याय योग्य नहीं है, यानी इसके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। ये राज्य का कर्तव्य है जनता के प्रति कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जो जनता के हित में हो। तो इन सभी तथ्यों का विवरण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अगर दूसरे स्रोत की बात करें जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। जो राज्यसभा है, आपको मालूम है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं उनको। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति महोदय जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, कुछ उसमें आधार हैं, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। यद्यपि जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिन सदस्यों के मनोनयन के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास फाइल भेजती है, उसी फाइल पर ही या उन्हीं सदस्यों को ही माननीय राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। तो जो 12 सदस्यों का मनोनयन है राज्यसभा में, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। हम लोग जिनका चुनाव करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव करते हैं। जैसे हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, विधानसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बनते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं उसकी पद्धति कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। तो इस प्रकार आपने देखा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।
अब बढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, भाग 3। उद्देशिका का विचार, जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है, ये देखिए आप यूपीपीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा उद्देशिका का विचार किस संविधान से प्रेरित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति महोदय पर जो अनुच्छेद 61 के माध्यम से महाभियोग लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय महोदय को न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत की शक्तियाँ मिली हुई हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत में ये है कि अगर जो विधायिका कानून बनाती है, विधायिका जो कानून बनाती है, अगर उसमें कहीं से भी संविधान की मूल भावना का हनन होता है तो माननीय न्यायालय उस कानून को रद्द घोषित कर सकता है। ये है न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत। लोक जनहित याचिका, जो लोक जनहित याचिका दायर की जाती है, ये भी लिया गया है कहाँ से? यूएसए के संविधान से। तो इसको आप ध्यान देंगे कि जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। अब यहाँ देखो, पद से हटाने की दो प्रक्रिया, एक राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात की शक्तियाँ हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को मिली हैं, वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 3 प्रकार की है। एक तो साधारण बहुमत है, यानी साधारण बहुमत में ही संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं उनका संशोधन कर दिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं, यानी प्रत्येक सदन विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करता है। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। और तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन है, यानी अनुमोदन है। तो जो संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रकार हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है एक बार फटाफट तेजी के साथ अवलोकन करते हैं। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ध्यान देंगे कि अभी हमने बताया जो उद्देशिका का विचार है ये लिया गया है, उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना, उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, और जो प्रस्तावना की भाषा है, जो उद्देशिका की भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको आप समझिए, जो प्रस्तावना की भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो प्रस्तावना का विचार है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संघ और राज्य हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में, ये अनिवार्य चीज़ है कि संघ और राज्यों को शक्तियों का विभाजन किया जाए। तो हमारे देश में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन अगर दोनों में कोई विवाद होता है कानून बनाने में, तो उस परिस्थिति में जो संघ है, जो केंद्र है, उसके द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा।
यानी उसको वरीयता मिलेगी। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य का संबंध है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जैसे अनुच्छेद 108 है, उसके माध्यम से भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो संसद के दोनों सदनों की बैठक, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक का जो कॉन्सेप्ट है ये किस संविधान से प्रेरित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था जो है, संघीय शासन प्रणाली है, उसको लिया गया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो इसको स्टार लगा है। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखने का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसमें आप ये समझें, कभी कभी जो राज्य विधायिका होती है कुछ ऐसे कानून पास कर देती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है, या उससे कहीं ना कहीं संघात्मक शासन व्यवस्था को नुकसान होता है। तो उस परिस्थिति में संविधान सभा ने एक ऐसा तरीका खोजा, जो राज्यपाल महोदय होते हैं, जो संघ होता है, संघ के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति का एक एजेंट के रूप में वहाँ कार्य करता है। और जब राज्य विधायिका कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो उसकी अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके लिए राज्यपाल महोदय उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देते हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय उस पर विचार करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है किस संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। सशक्त केंद्र की जो भावना है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। आप देखें, संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश में तो है, लेकिन यहाँ बहुत ही मजबूत बनाया गया है केंद्र को। आप देखें, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो है ही है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उस परिस्थिति में केंद्र की बात मानी जाएगी। तो कुल मिला के देखें तो समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। और जब आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो पूरे देश की जो सत्ता है, पूरे देश की जो पावर है, केंद्र में समाहित हो जाती है। केंद्र अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और देखें, राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356। तो इस प्रकार कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सशक्त केंद्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की जो भावना है वो ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो तीनों सूचियों में नहीं हैं। तीनों सूचियों में जो विषय नहीं शामिल हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अवशिष्ट शक्तियों को या अवशिष्ट विषयों को ये दिया गया है केंद्र को। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, जैसा कि अभी हमने बताया कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो प्रेरित है कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब ये है कि जैसे किसी गंभीर मुद्दे पर जहाँ संविधान से जुड़ा कोई पहलू शामिल हुआ तो माननीय राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देता भी है और नहीं भी देता है। कुछ परिस्थितियों में वह परामर्श देने के लिए बाध्य है, कुछ परिस्थितियों में परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और यहाँ एक बात और ध्यान दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय अगर परामर्श देता भी है राष्ट्रपति महोदय के मांगने पर, तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रकार अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति,
और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अब देखते हैं जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में आप देखिए वहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 21 में ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वंचित किया जाता है तो इसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जापान के संविधान से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने इसको देखो कलर कर दिया है, आप इसको समझें इसकी महत्ता को। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन पद्धति, संविधान में जो संशोधन करने का तरीका है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यहाँ आप ध्यान देंगे ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, न कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्य, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा उसकी ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब सोवियत संघ रूस के संविधान से भी देख लेते हैं। तो सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूल कर्तव्य है हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। मूल कर्तव्य भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में समाहित है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ आप समझें कि सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से, यहाँ इन संविधानों से बहुत थोड़े थोड़े लिए गए हैं स्रोत। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। जर्मन के वीमर संविधान से क्या लिया गया है? तो ये लिया गया आपात उपबंध। आपात उपबंध, आपात उपबंध को जानते हैं कि अनुच्छेद 352, 356, 360 जो आपातकालीन शक्तियां माननीय राष्ट्रपति महोदय को मिली हैं वो जर्मन के वीमर संविधान से प्रेरित हैं। ध्यान देंगे कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियों में क्या होता है, उसमें केंद्र जो होता है पावर अपने हाथ में ले लेता है। जैसा कि आप देखें जब आंतरिक अशांति के आधार पर माननीय इंदिरा गांधी जी ने बड़े पैमाने पे जो विपक्षी नेता थे उनको जेल में डाल दिया था, वही आपातकाल था। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेदों को लिया गया है। आप सोचिए जो हमारा भारी भरकम भारतीय संविधान है 395 अनुच्छेद वाला, ये इसके 250 अनुच्छेद तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ। हालांकि कुछ जो विचारक हैं ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 की नकल मानते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में अनुच्छेद लिए गए हैं। तो इस प्रकार आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे लगभग सभी प्रश्नों का निराकरण हो गया है। आप इसको 1-2 बार रिवीजन के तौर पे तेज़ी के साथ भी सुन सकते हैं। ये जब 2-3 बार इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।